चलो अब अपन है क्या हेडिंग है, भारत में वनों का वर्गीकरण। देखो तो जो वन है उनको क्या किया गया कि कहाँ पर वो उगते हैं, किस स्थिति में उगते हैं, कितना उनका हाइट होती है, कितने मोटे होते हैं, किस काम में आते हैं, इस आधार पर उनको क्या बांट दिया गया। ठीक है, तो एक व्यक्ति थे H.G. चैंपियन। ये अगला पैराग्राफ है ना, भारत की सबसे ऊपर वो जो उसमें ही लिखा है, ठीक है, कि H.G. चैंपियन ने भारत के वनों का वर्गीकरण भारत के तापमान के आधार पर मुख्य रूप से 6 भागों में किया है। तो वर्गीकरण किसने किया है? H.G. चैंपियन ने। कितने भागों में? 6 भागों में किया है। ठीक है, तो देखो एक वन होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो ये वन जो होते हैं ये कहाँ पर उगते हैं? जहाँ पर पानी अच्छा हो, ठीक है, और जहाँ पर क्या हो कि इनको तापमान ठीक ठाक मिले, ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा हो। ठीक है, तो देखो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है कि ये अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते। ठीक है, इनकी पत्तियां साल भर रहती हैं। ठीक है, ज़्यादातर पेड़ पौधों की, और कभी बाई चांस गिरा भी देती हैं तो बहुत जल्दी ही दोबारा आ जाती हैं, मुश्किल से 10 से 5 दिन में, मतलब एकदम पूरी नहीं गिराती। जैसे होता है ना कि आधी गिर रही हैं और उन्हीं की जगह जल्दी से जल्दी दूसरी आ रही हैं, तो वो कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि ये झड़ रहा है। ठीक है, तो ये कौन से वन होते हैं? उष्णकटिबंधीय। अब देखो अब इसमें आएगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मध्य प्रदेश में भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि मान के चलो ये अपना है भारत, ठीक है, ये अपना भारत। अब देखो जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर पानी अच्छा होगा और क्या अच्छा होगी? धूप वगैरह। तो अब देखो एक चीज़ देखो, पानी कहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसेगा? पानी कहाँ पर ज़्यादा, धूप कहाँ पे आएगी? जो भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा कहाँ पे है? नीचे की साइड। तो भारत में बात की जाए तो ये वन कहाँ पर मिलेंगे अपन को? पश्चिमी घाट की साइड, यहाँ पर भारत में। ठीक है, यहाँ पर जो कौन से वन हो गए अपने? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, ये यहाँ पे हो गए। अब इनकी जो लकड़ी होती है वो कैसी होती है? कठोर होती है। ठीक है, ईंधन के रूप में काम में आती है। ठीक है, अब इनमें सबसे बड़ी चीज़, इनमें कौन से पेड़ पौधे आते हैं? कौन से आते हैं? तो देखो जो नारियल हो गया, ठीक है, रबड़ हो गया, सिरकोना हो गया, बांस हो गया, ये सब काय में आते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ठीक है, इसके बाद देखो जो सीटेट 2013 में पूछा गया
कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ के जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ठीक है, हो गया। ये कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब एक होते हैं उष्णकटिबंधीय, दूसरे प्रकार के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या इनको पतझड़ भी बोलते हैं। ठीक है, और मानसूनी वन भी बोलते हैं। इनमें क्या होता है कि इन्हें थोड़ा पानी की कम मात्रा चाहिए। जैसे इनको चाहिए थी 100 से 200 सेंटीमीटर, तो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है इनको चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जैसे कि मान के चलो यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, गंगा डेल्टा साइड। ठीक है, इसके बाद थोड़े यहाँ पाए जाते हैं। अब इनको लोकेशन याद कैसे होगी कि अगर अपन इनका मैप याद होगा तो ऑटोमेटिक अपन को पता चल जाएगा कि कहाँ पर होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो जो अपने हो गया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ है? यहाँ पे ना, उड़ीसा, जी यहाँ हटा दो, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और ये पश्चिमी ढाल है ना, इसके इस साइड भी हल्का यहाँ कहाँ आते हैं? पतझड़ वन, जो क्या करते हैं अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं एक टाइम पे। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से पेड़ आते हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो साल। ठीक है, साल, सागौन, शीशम, चंदन। ठीक है, तो ये सब कहाँ आते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में आते हैं। ठीक है, और थोड़े यहाँ पे भी, क्योंकि एमपी में भी तुमने देखा होगा कि जो पचमढ़ी साइड है वहाँ पे अच्छी बारिश हो जाती है, तो वहाँ पे भी साल, सागौन। क्योंकि सबसे ज़्यादा सागौन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो वन है सागौन के वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं हाँ, इसके बाद आते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, तीसरे वाले। अब ये कैसे वन होंगे? जहाँ पर जो पानी है वो बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर। इन्हें कितना चाहिए था? इनको चाहिए था नहीं, इनको 200 प्लस चाहिए। इनको चाहिए पर्णपाती को 100 से 200, और इनको चाहिए 50 से 100। अब इनमें क्या कौन से पेड़ पौधे होंगे जो अपने यहाँ पाए जाते हैं? लगभग पूरे भारत में थोड़े बहुत पाए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से हो गए अपने? जैसे कि हो गया शीशम, बबूल, आम, महुआ। ठीक है, ये सब जो पेड़ हैं ये काय में आते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों में। तो ये कहाँ पे इनका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है, सब जगह मान लो इन्हें। ठीक है, ये सब जगह पे थोड़े थोड़े पाए जाते हैं। इनका कुछ स्पेशल नहीं है कि कहाँ पे मिलेंगे। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं मरुस्तरीय वन। ठीक है, नाम से याद आ रहा है मरुस्तरीय मतलब कि जहाँ पर क्या हो? रेगिस्तान हो, रेत वगैरह हो। वहाँ पर कौन से पेड़ पौधे होंगे? मरुस्तरीय वन होंगे वहाँ पे। ठीक है, और इन्हें पानी की क्या चाहिए? बहुत कम मात्रा चाहिए। ठीक है, और कहाँ पर मिलेंगे ये? जहाँ पर होगा क्या? जहाँ पे कम पानी होता है। जैसे कहाँ पर होता है कम?
मान के चलो पंजाब, ठीक है, राजस्थान, मतलब पंजाब का मतलब थोड़े एरिए पे, ऐसा नहीं पूरे पंजाब में, क्योंकि वहाँ पे पंजाब का नाम ही 5 नदियों के नाम के कारण पड़ा है पंजाब, ठीक है। इसके बाद और कहाँ पाए जाएंगे, तो देखो जो कर्नाटक हो गया थोड़ी मात्रा में यहाँ पे, लेकिन विशेषकर यहाँ पे, ठीक है, लेह लद्दाख, यहाँ पर भी कैसे पाए जाएंगे, शुष्क वन, क्योंकि यहाँ पे भी पानी कम ही बरसता है ना, ठीक है। इसके बाद थोड़ा बहुत जो महाराष्ट्र का विदर्भ वाला भाग आता है ऊपर वाला इस साइड, मतलब टोटली बात की जाए तो यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं इतने एरिया में ये होते हैं शुष्क वन, ठीक है। एक पर्टिकुलर विशेष एरिया की बात की जाए तो इनमें कौन कौन से हो गए, बबूल जिनमें भी कांटे लगे हों ज़्यादातर, पलास, नागफनी, ठीक है, खेजड़ी, कैक्टस, कैक्टस और नागफनी में अंतर होता है, याद रखना, देखने में एक सी होते हैं लेकिन अंतर होता है। हाँ, जो नागफनी है उसमें थोड़ा अंतर रहेगा, और कैक्टस जो होता है वो होता है गोल प्रकार से, ठीक है, और नागफनी होती है चौड़ी टाइप में। इसके बाद आते हैं देखो ज्वारीय, डेल्टाई, मैंग्रोव या फिर दलदली वन, ठीक है। अब इनका नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये वन क्या है, जहाँ पे दलदल होगा वहाँ पर उगते हैं, ठीक है। तो ये दलदल कहाँ मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या मिलता है, दलदल वाला, ठीक है। कहाँ पर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जहाँ पे बनता है ना, यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, दलदलीय वन, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, ठीक है, या फिर इन्हें सुंदर वन डेल्टा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसी में देखो कि पर्यावरण मंत्रालय ने उड़ीसा में राष्ट्रीय कक्ष वनस्पति अनुसंधान संस्थान केंद्र की स्थापना की, ठीक है। जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने उड़ीसा में राष्ट्रीय कक्ष वनस्पति अनुवांशिक संसाधन केंद्र की स्थापना की, ठीक है, मिल गया, नीचे से तीसरी लाइन, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगले जो वन हैं वो हैं पर्वतीय या सोलास वन, ठीक है। अब इन वनों को क्या है कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो वन पर्वतों पर उगते हैं उनको कहा जाता है पर्वतीय वन, ठीक है। तो ये जैसे मान के चलो इन वनों में कोई विशेषकर नहीं पूछा जाता, बस इतना याद है कि पर्वतीय वन कहाँ पर होंगे, जहाँ पे पर्वत अधिक होंगे, ठीक है। अब देखो भारतीय वनों की समस्याएं, एक खुद पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पशु ज़्यादा चराए जा रहे हैं, प्राकृतिक आपदा आ रही हैं और वनों को काटा जा रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं वो वनों की क्या है, समस्याएं, ठीक है। इनमें कोई वो नहीं है, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका भी दबाव इन पर पड़ रहा है, ठीक है। और बहुत से रीति रिवाज ऐसे हैं जिनमें क्या होता है कि लकड़ी को, पेड़ों को काटा जाता है, जैसे अंत्येष्टि, ठीक है, सॉरी अंतिम संस्कार जो होता है उसमें लकड़ियों का यूज किया जाता है, जबकि डिजिटल आ रहे हैं कि खटका दबाया और ख़त्म। तो वो भी एक हिसाब से क्या है, वनों को क्या है, नुकसान ही हो रहा है उससे, ठीक है। शादी माँ वगैरह होती है तो उसमें भी क्या बांस को काट लिया जाता है, लकड़ियों को काट लिया जाता है, मतलब एक शादी के पीछे एक पेड़ कटे जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, यही हैं वनों की समस्याएं। अब वनों के संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं, तो वो भी सबको पता है, इसमें कोई विशेष नहीं है, ठीक है, पढ़ लेना। वो तो वनों में वृक्षारोपण करना, ये सब चीज़ें काय में आ जाती हैं, वन संरक्षण में, ठीक है।
देखो जो संसाधन वगैरह की बात है, तो व्यक्ति जिन भी वस्तुओं की क्या करता है, कोई सी भी चीज़ हो जो व्यक्ति के काम में आ रही है वो क्या है, संसाधन। ठीक है, मतलब दुनिया की हर एक वस्तु क्या हो गई, संसाधन हो गई है। ठीक है, अब इसमें देखो कि एक जो है कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे मिसेल, एक व्यक्ति है क्या, मिसेल। ठीक है, मिसेल के अनुसार, अब देखो जो मिसेल है उसने कहा था कि मानवीय ज्ञान अन्य संसाधनों की जननी होती है। मानवीय ज्ञान अन्य संसाधनों की जननी होती है। मतलब मिसेल ने इस प्रकृति में ठीक है, तो मिसेल ने इस प्रकृति में मानवीय ज्ञान को सबसे बड़ा संसाधन बताया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद कर लेना, ये आती हैं कि मिसेल ने सबसे क्या बताया कि जो व्यक्ति का दिमाग है, ठीक है, व्यक्ति का क्या है, ज्ञान, मानवीय ज्ञान, वो सबसे बड़ा है। फिर एक वैज्ञानिक थे कौन, मैकनॉल। मैकनॉल के अनुसार अब मैकनॉल के अनुसार बात की जाए कि वे पदार्थ जो प्रकृति प्रदत्त हों या मानव के लिए उपयोगी हों उन्हें संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो वही बात हो गई कि जो भी चीज़ क्या है मानव के लिए यूज में हो वो उनके लिए संसाधन होता है। ये बात किसने कही, मैकनॉल ने। ठीक है, इसके बाद जेम्स फिशन के अनुसार कोई भी संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो हर व्यक्ति ने एक ही बात बोली है, बस थोड़ा शब्दों का अंतर है। इसके बाद जिमरमैन के अनुसार, ठीक है, जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बात इसने बहुत अच्छी बोली कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो मिसरमैन ने संसाधनों के संदर्भ में छायापुंज सिद्धांत या फैंटम पुंज सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो ये दोनों सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है कि ये किसने इनका क्या किया, प्रतिपादन किया, आविष्कार किया। ठीक है, इसके बाद देखो अगला है कि मानव को संसाधनों का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो संसाधनों का जनक किसे कहा जाता है, मानव को। वैसे लोग वाह क्या बोलते हैं, संसाधनों का आविष्कार किसने किया, भगवान ने, बट मानव को संसाधनों का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो जो संसाधन होते हैं उनके किस प्रकार से उन्हें बांट सकते हैं। तो संसाधन, जो संसाधन होते हैं उनको किस प्रकार से बांट सकते हैं। तो देखो जो संसाधन हो गए, तो एक होते हैं प्राकृतिक, एक होते हैं मानवीय। ठीक है, कौन कौन से, एक होते हैं प्राकृतिक और एक कौन से होते हैं, मानवीय। प्राकृतिक जो मतलब अपने आप होते हैं, ठीक है, और मानवीय जो मानव ने बनाए हैं अपने लिए। ठीक है, अब देखो जो प्राकृतिक होते हैं इनको दो भागों में फिर बांटा जाता है। एक होते हैं नवीकरणीय, नवीकरण या नवीकरणीय, एक होते हैं अनवीकरण, अनवीकरण संसाधन। ठीक है, ये कौन से हो गए, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको दो भागों में बांट देते हैं। इसके बाद जो मानवीय संसाधन होते हैं उनको भी दो भागों में बांटा जाता है। किसके आधार पर, संरचना के आधार पर।
ठीक है, संरचना एवं संस्थाओं के आधार पे। इसके बाद दूसरा मात्रा या गुणवत्ता की, ठीक है, मात्रा व गुणवत्ता, ठीक है। अब जो नवीकरण जो संसाधन है उनको फिर दो भागों में बांटा जाता है। किसमें? एक होता है सतत, ठीक है, जो सतत मतलब सदैव रहता है, ठीक है। और दूसरा होता है जैव, मतलब जो जैविक चीज़ें हैं जैसे इंसान, जिनमें भी जान हो, उन्हें काय में रखा जाएगा? जैव में, ठीक है। इसके बाद देखो जो अनवीकरण वाले जो संसाधन हैं उनको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं पुनः चक्रीय, ये अपन समझ लेंगे एक एक करके, पुनः चक्रीय। और एक कौन से होते हैं? अचक्रीय, ठीक है। अब देखो जो जैव होते हैं, जैव भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? प्राकृतिक, वनस्पति, और दूसरे होते हैं वन्यजीव, ठीक है। इतने प्रकार में बांटा जाता है। अब देखो प्राकृतिक में क्या हो गया? नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण मतलब क्या है कि कोई भी संसाधन क्या करता है? खत्म नहीं होता, चलता रहता है, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? ठीक है। और जो अनवीकरण मतलब क्या होता है? वो संसाधन जो फ्यूचर में कभी खत्म हो सकते हैं, ठीक है, वो काय में आएंगे? अनवीकरण में। अब सतत में क्या आ जाएंगे? जो कभी खत्म नहीं होते, ठीक है, जैसे कि हवा, जल, सूरज की रोशनी, ये सब क्या है? सतत हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। और जैव में क्या आएगा? इनका ये भाग होता है जैव। जैव में क्या हो गया? जो प्राकृतिक वनस्पति, अब जैसे पेड़ पौधे हैं, क्या वो कभी खत्म होंगे? बहुत कम चांस हैं, ना के बराबर चांस है कि वनस्पति खत्म हो जाए, ठीक है। अब वन्य जीव हैं, क्या ऐसा है कि पूरे वन्य जीव खत्म हो जाएं? बहुत कम चांस है, कोई ना कोई तो बचेगा, कोई ना कोई तो ये भी बचेंगे, चाहे दूबा बचे, चाहे पेड़ बचे, चाहे कुछ ना कुछ बचे। तो ये सब काय में आते हैं? नवीकरण, ठीक है। कि अगर इनका क्या हुआ कि बाई चांस ये खत्म भी हो तो इनकी जगह दूसरा आ जाता है। एक व्यक्ति खत्म हुआ तो दूसरा आ जाता है, एक पेड़ खत्म हुआ तो उसकी जगह दूसरा लगा लो, तो ये चलता रहता है, ठीक है। अनवीकरण मतलब क्या होता है? इनको दो भागों में बांट दिया फिर, पुनः चक्रीय, अचक्रीय। पुनः चक्रीय मतलब कि जैसे अनवीकरण संसाधन मतलब कि वो खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब यही है, ठीक है। अब पुनः चक्रीय मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसका एक बार यूज कर लिया फिर उसको दोबारा से यूज के लिए बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई धातु, ठीक है, कांच, कोई सी भी चीज़, प्लास्टिक, उसको क्या है? कांच की बोतलें, ठीक है, इनको क्या कर लेते हैं? दोबारा बना लिया जाता है, ठीक है। और अचक्रीय मतलब जिनको एक बार यूज कर लिया फिर उनका दोबारा यूज मुश्किल है, होगा ही नहीं, ठीक है। तो उन्हें काय में रखा जाता है? अचक्रीय। जैसे कि पेट्रोल, कि एक बार अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया, डीजल ख़त्म हो गया, तो क्या वो दोबारा डीजल बन पाता है? नहीं बन पाता है, नया लाना पड़ता है, ठीक है। तो ये काय में आएंगे? अचक्रीय, ठीक है। अब मानवीय बात की जाए तो देखो जो मानवीय है कि जिनको मानव को जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी उन्होंने उनको संसाधन बना दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गए? मानवीय। ऐसा नहीं है कि मानव ने उनका कह सकते हैं कि मानव अपने घर से लेके आया था, उसने कहीं ना कहीं क्या है, जब भी कोई चीज़ की उसको आवश्यकता पड़ी उसको उसने संसाधन बना दिया। संरचना एवं संस्थाएं। संरचना मतलब कि जैसे तुम्हें पता होगा कि पूरी दुनिया है, तो जैसे समुद्र है, समुद्र पे किसी का अधिकार है?
किसी का नहीं है। किसका है? संस्थाओं का है। अगर कोई देश को किसी समुद्र में कोई कार्रवाई करनी है, कुछ करना है, तो उसको कुछ संस्थाएं हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो उन संसाधनों का उपयोग कौन कर सकता है? संस्थाओं के पास है। संस्थाओं से पूछ के कोई भी देश उनका यूज कर सकता है, ठीक है। मात्रा एवं गुणवत्ता, जैसे मान के चलो कोई संसाधन है, जैसे सबसे अच्छा मान के चलो जो कोयला होता है ना, 4 प्रकार से होता है। तो लोग बाग क्या करते हैं, अच्छी जो उसकी गुणवत्ता होती है, अच्छी मात्रा होती है, उसके आधार पर क्या करते हैं, उनका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कोयला है, कोयला अपन 2 क्विंटल जलाएंगे तब जाके अपन को मान के चलो 1 दिन की बिजली प्राप्त होगी। लेकिन वही अगर अपन इतना सा यूरेनियम जलाएंगे तो उससे अपना 1 दिन का काम हो जाएगा। तो काय का अंतर हो गया? मात्रा का, कि पहले कोयला जो था उसका यूज करता है, लेकिन अब यूरेनियम का करता है। क्यों? क्योंकि उसकी गुणवत्ता अच्छी है। तो मानव ने क्या किया कि जिन जिन चीज़ों की अच्छी आवश्यकता है, मतलब जिसकी गुणवत्ता अच्छी है, आसानी से मिल जाती है, उनको उनने क्या संसाधन के रूप में यूज करने लगे, ठीक है। तो ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद समझ में आ गया। अब देखो जो प्राकृतिक संसाधन, या अगले पेज पे, देखो जो प्राकृतिक संसाधन तो समझ में आ गए ना, कौन से होते हैं? जो प्रकृति में मिलते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, नदियाँ, झीलों का जल, मिट्टी, ठीक है, खनिज, ये सब क्या हो गए? प्राकृतिक, ठीक है। अब विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक होते हैं वास्तविक संसाधन, एक होते हैं संभाव्य संसाधन, ठीक है। अब देखो जो वास्तविक संसाधन क्या हो गया? जो व्यक्ति के आंखों के सामने है, ठीक है, तो वो हो गया कौन सा? वास्तविक। और संभाव्य मतलब जिसकी संभावना है आगे जाके वो संसाधन बन सकता है, तो उसको क्या में रखा जाता है? संभाव्य संसाधन में। अब आगे जाके क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा वास्तविक संसाधन है और कौन सा संभाव्य संसाधन है। अब जैसे मान के चलो 200-300 साल पहले बात की जाए तो किसी को पता था कि हवा से भी बिजली बनाई जा सकती है, हवा से भी कुछ अपन यूज कर सकते? नहीं पता था। तो पहले हवा काय में आ गई थी? पवन किस में आ गई थी? संभाव्य में। अब काय में आ गई? वो प्राकृतिक में, क्योंकि अब पता चल गया। तो जिसकी जानकारी नहीं है उनको काय में रखा जाएगा? संभाव्य संसाधन में, ठीक है। अब देखो जो नवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं उसमें क्या हो गया? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब हो गए, ठीक है, जल, मैदा। लेकिन इनको क्या है कि ये नष्ट भी हो सकती हैं अगर इनका दुरुपयोग ऐसे किया जाए बहुत अति लेवल पे, तो ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है। वही बात आ गई ना कि अगर प्रकृति को क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा जाए तो आगे जाके थोड़ी बहुत मात्रा में बचेगी, नहीं तो पूरी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। जैसे जल, मैदा, वन, ये सब, इनका अगर लापरवाही से प्रयोग किया जाएगा तो ये खत्म हो सकती है। इनका वो जो भंडार है उस पर प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। अब देखो जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं उनमें कौन कौन से हो जाते हैं? जो खत्म हो जाएंगे, एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। उनमें क्या आ गया? अपना कोयला, खनिज तेल, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है। ये सब चीज़ें काय में आ गई कि ये कभी ना कभी नष्ट हो जाएंगी। इसके बाद चक्रीय संसाधन जो बात कर रहे थे अपन, ठीक है, तो देखो उसमें क्या होता है कि हर बार उसी वस्तु के अलग अलग रूपों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो जो सर्वव्यापक मतलब जो सभी जगह है, ठीक है। और स्थानिक मतलब जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही प्राप्त होता है, जैसे कि जल, एग्जाम्पल पूरे पृथ्वी पे कहीं पर भी देख लो जल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हर जगह तुम्हें वो पेट्रोल के कुएं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, वो भी एक विशेष जगह है, तो वो क्या हो गया? निश्चित।
और सर्वव्यापक मतलब जो सभी जगह। अजैविक संसाधन मतलब जिसमें भी किसी जीव जंतु की क्या न की गई हो, उससे कोई चीज़ प्राप्त ना की गई हो, जैसे कि लोहा, चांदी, सोना, इनमें क्या कोई जीव जंतु का मरने के बाद उसका यूज किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो ये सब काय में आएंगे, अजैविक में। और जैविक में कौन से आ जाएंगे, जो जीव जंतु से जो चीज़ प्राप्त होती है, जैसे ह्यूमस, ठीक है, जो मोती आता है वो कैसे आता है, एक मछली होती है उससे मोती प्राप्त होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जैविक, कि जो जीवों से जो चीज़ अपन को प्राप्त होती है तो वो जैविक संसाधन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, जो संसाधनों को स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकारों में बांटा गया है। मतलब स्वामित्व मतलब क्या होता है, अधिकार, ठीक है। अब जो स्वामित्व होता है उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। अब वो 4 भाग, सबसे पहले कौन सा आ जाता है अपना, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन में क्या आएगा कि वह संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार रहता है, ठीक है। जैसे कि किसी व्यक्ति की जमीन, किसी व्यक्ति का कुआं जो उसने खुद, ट्यूबवेल, तो वो उसने अपने अधिकार में लगवाई है, उनको वो यूज कर सकता है। लेकिन जो अगर देश चाहे तो उसकी वो चीज़ ले सकता है। जैसे कि एक गांव है, उसमें एक व्यक्ति है, उसके पास एक कुआं है। अब पता चले वो पूरे गांव में क्या हो गया, अकाल पड़ गया, उसकी कुएं में पानी है और वो मना कर रहा है, तो इस टाइम पे वो मना नहीं कर सकता, वरना सरकार चाहे तो वो कुएं को सार्वजनिक कर सकती है, ठीक है। दूसरा होता है क्या, सामुदायिक स्वामित्व। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ऐसे संसाधन जिस पे क्या होता है, पूरे नगर, पूरे गांव, पूरे इलाके का अधिकार होता है, ठीक है। जैसे खेल का मैदान, पिकनिक पार्क, ठीक है, सार्वजनिक पार्क, ये सब काय में आ गए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अब राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी, इसमें क्या आता है कि राष्ट्रीय संसाधन में क्या आता है, जो देश है वो जिस चीज़ का यूज करता है, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति पेट्रोल खुद उत्पन्न कर सकता है क्या, स्टॉक कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। उसके लिए तुम्हें सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। 1-2 लीटर अपने घर में पेट्रोल रख लो, कोई बात नहीं। अब तुम कहोगी भाई तुम्हारे पास सीधा 1 क्विंटल पेट्रोल है, ठीक है, 1000 लीटर पेट्रोल है, तो वो क्या है, गैर कानूनी। यहाँ तक कि तुम अपने घर में क्या नहीं कर सकते, अगर पूरे देश में विपत्ति आई हुई है और तुम अगर क्या कर रहे हो कि किसी चीज़ को इसलिए रोक के रखे हो कि आगे जाके इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो वो क्या है, 2 नंबर में, ठीक है। अब जैसे कि देखो, राष्ट्रीय और संसाधन में क्या आ जाएंगे, जैसे सड़कें सबके लिए हैं, राष्ट्र बनवाता है, ठीक है, अपने लिए तो बनवाता नहीं है, व्यक्ति के लिए बनवाता है। सड़क, रेल लाइन, बस सर्विसेज, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब एक होता है अंतर्राष्ट्रीय इसमें क्या होता है कि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी की जो चीज़ें, समुद्र में जो चीज़ें पाई जाती हैं, उनका उपयोग कोई देश कब कर सकता है, जब वहाँ की जो संस्थाएं हैं वो क्या किए जाएं, उनसे परमिशन लेके ही वहाँ पे काम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, संसाधनों के प्रकार, ठीक है। और इसके बाद और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।